रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन और समय एक और पर्सनैलिटी से आपका तारुफ करवाने का। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है यंग है और एम्प्लॉयमेंट के एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल मेरा काफी दिनों से ये फोकस है कि मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर हिट हुआ है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी सीमित संसाधन होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस दौरान अपनी जॉब खोई है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊं जो एम्प्लॉयमेंट में अभी काम कर रहे हैं और आपको इससे कुछ आइडियाज हो सके, आप अपना कोई एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकें या फिर आप उनके साथ टाई अप करके वहां आपको एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शंस मिल सकें। तो आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अमित श्रीधर जी हैं। ये गकाय कंपनी रन करते हैं, साथ ही साथ इनकी मसान फाउंडेशन है और प्लासा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। अमित जी भी फिजिकली डिसेबल्ड है और कैलिपर की मदद से ये मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये बाइकर है, ऑल इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया है। इंडिया में ये सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया अपनी कंपनी रन कर रहे हैं और अपने मिशन को ये इंटरनेशनली भी अब एक्सपैंड करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी इनसे हम इस इंटरव्यू के दौरान रहेंगे, तो आप पूरी इंटरव्यू को सुनिएगा और अगर आपको लगे कि ये किसी के लिए बेनिफिट हो सकती है तो आप इसको जरूर शेयर करें। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू सो मच वंस मोर। अमित श्रीधर, जब नाम किसी के भी जहन में आएगा तो एक पहली इमेज आ जाती है कि अमित जी साउथ इंडियन है। तो हाँ। और साउथ इंडियन का जब जिक्र आता है तो दूसरी इमेज ये बन जाती है कि हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल पाएंगे। तो सही है, लेकिन आपकी हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो अमित, आप सबसे पहले हमें बताएं आप कहाँ से हैं। तो बेसिकली दानिश जी, मैं पैदा पूना में हुआ हूँ। मेरे डैड जो है वो साउथ इंडियन है, पालाघाट से हैं, तो ऑब्वियसली मेरा जो लीनियज है वो साउथ इंडियन ही हो गया। मेरी मॉम जो है वो नॉर्थ इंडियन है, तो इसीलिए मेरी हिंदी काफी अच्छी है। कोई भी फैमिली में अगर आप देखो तो मॉम की ज्यादा चलती है जी। पुराना जोक है, बिल्कुल। मॉम का टंग, मदर टंग, हर चीज में मदर का यूज होता है। तो हिंदी मेरी काफी अच्छी है और इंग्लिश भी काफी अच्छी है, क्योंकि मेरा पूना, जैसे आप जानते हो, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, तो यहाँ पे इंग्लिश जो बोलना है वो काफी क्लीन रहता है कंपेयर टू दी अदर सिटीज। भाई साहब, मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप डराइए मत इंग्लिश को लेके। तो हम हिंदी में ही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरी एक्सपर्ट वाली नहीं है। तो चलेगा सर, मैं भी फुल कोशिश करूंगा जितना हो सके। तो आप हिंदी में यू कैन बी बायलैंग्वेज, सो देयर इज नो इशू, यू कैन बी बायलैंग्वेज, ताकि आप साउथ इंडिया के हमारे लिसनर्स को भी कवर कर सकते हैं और नॉर्थ इंडिया के भी। तो अमित, सबसे पहले हमें आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। आपको क्या डिसेबिलिटी है और ये कब से हुई? सर, मेरी डिसेबिलिटी हुई जब मैं 6 महीने का था। 6 महीने का छोटा बच्चा था। पिताजी एक मम्मी के साथ एक फंक्शन से लौट रहे थे और पीछे से गवर्नमेंट जीप ने हिट कर दिया और मम्मी के हाथों से गिर गया और 1 महीने के बाद मुझे पोलियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो पोलियो, जैसे कि जानते हो, एक फीवर होता है जो पूरे बॉडी को पैरालाइज कर देता है और जब वो उतरता है तो जो डैमेज है वो छोड़ देता है। तो मेरा लेफ्ट लेग जो है वो पैरालाइज्ड है, बाकी मेरे सारे बॉडीली फंक्शंस ठीक है। उसके वजह से कुछ, जैसे थोड़ा सा एज बढ़ता है तो अगर इंसान ज्यादा वर्कआउट ना करे या ज्यादा फिजिकली एक्टिव ना हो तो अदर फंक्शंस थोड़े से इम्पैक्ट हुए थे मेरे अर्ली स्टेजेस में, पर अब काफी ठीक हूँ। आई एम 38 ना। ओके। तो अमित जी, आप कैलिपर यूज करते हैं, लेकिन आपकी डिसेबिलिटी में पढ़ रहा था आपने 100% लिखी है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मेरी जो स्टडी हुई है खुद की, तो हमारा स्पेशल स्कूल था जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली डिसेबल्ड का इंटीग्रेशन था। तो बहुत सारे दोस्त कैलिपर से इंडिपेंडेंटली मूव करते थे। तो क्या ये कैलिपर भी 100% की कैटेगरी में आता है?
सर वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जब आप 100% जो डिसेबिलिटी बोलते हैं तो उसे वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेजर किया जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आप देखें तो हर आपके बॉडी पार्ट का एक एक परसेंटेज है, यानी कि हाथों का 10 या 15% होता है, दोनों हाथ मिला के 30, फ्रंट बैक का 30, फेस का 10% रहता है और लेग्स का 20 ऐसा मेजर करते हैं वो लोग। मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट्स तो शायद मेरे पास अभी चार्ट नहीं है, आप मसल चार्ट डाल दीजिए या बॉडी चार्ट डाल दीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से, यानी कि अभी मेरा लेफ्ट लेग पैरालिसिस में है, तो जब मैं चलता हूँ तो स्लाइट सा लिम्प आता है, राइट। वो लिम्प आने की वजह से क्या होता है, ओवर द इयर्स बैक का भी कर्वेचर शुरू हो जाता है, तो बैक भी कर्व्ड हो जाता है। तो जब डॉक्टर देखता है तो वो देखता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्टेड है, ठीक है। और वो इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स के हिसाब से 100% वो मार्क कर देता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका पाम, जैसे बोलते हैं ना हथेली टूट जाए, तो वो हथेली की वजह से आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हिट नहीं हो रहे हैं, या आंखों के वजह से आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ डिसेबिलिटी का एक परसेंटेज थोड़ा सा वायबल हो जाता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये आपने एक नया इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया है लिसनर्स के साथ। अमित, तो इनिशियली क्या चैलेंजेस थे जब आप डिसेबल्ड हुए? तो ऑब्वियसली घर वाले परेशान हुए होंगे, तो इनिशियली एजुकेशन में कोई चैलेंजेस आपको आया आपकी डिसेबिलिटी के कारण? किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा आपको? सर मैं एक्चुअली ये इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही बोलना चाहता था आपको कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और सुने हैं, और वहाँ पे हर इंसान बात करता है कि कैसे उसे चैलेंजेस फेस हुए और फिर उससे कैसे वो उभर के आया। सो मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए तो चैलेंजेस तो वही रहते हैं सर, कि माँ बाप परेशान होते हैं, फिर जैसे आप आगे जाते हो तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, और फिर उसके बाद जब आप आगे जाओ तो नौकरी मिलने में तकलीफ होती है, फिर आप थोड़ा और आगे जाओ तो शादी होने में तकलीफ होती है, फिर उसके बाद के प्रॉब्लम्स, फिर उसके वजह से जैसे सोसाइटी का आउटलुक जो चेंज हो जाता है कोई भी डिसेबिलिटी के वजह से, और उसको ही जूझते जूझते एक डिसेबल्ड इंसान और डिसेबल्ड हो जाता है, राइट। सो और उस काफी सारे लोगों को उससे उभरने में ही बहुत वक्त लग जाता है, और देन जिंदगी में तो ज्यादा किसी के पास वक्त होता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और कोविड में तो सिर्फ 15 दिन का वक्त है हर इंसान के पास। देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी परवरिश हुई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत फैंटास्टिक थी। मेरे डैड काफी वेल टू डू थे, मैं एक बहुत बड़े घराने से हूँ, और मुझे वो सारी फैसिलिटीज मिली गई जो नॉर्मल इंसान को भी नहीं मिलती। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुआ तो यस, वो लोग, मेरे माँ बाप ने काफी मेरे ट्रीटमेंट के लिए भागदौड़ की ताकि मेरा पैर ठीक हो जाए, पर उनके दिमाग में एक मोटिव था कि हमारे बच्चे को हम कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे, एक, और दूसरा उन्होंने एक बहुत क्लियर फिलॉसफी रखी थी कि इसको हम जो चाहे दे सके ताकि दूसरे इसके पास आ सके। यानी कि मेरे घर में टॉय शॉप में जितने खिलौने नहीं होते थे मेरे घर में होते थे, ताकि दूसरे बच्चे वो खिलौने देखने आते थे और मेरे साथ दोस्ती होती थी। तो मेरा बचपन बहुत ही शानदार गया। मेरे पास मेरे मॉम डैड ने भी मुझे, और मेन क्रेडिट उनको ही जाता है कि उन्होंने मुझे हर वो स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस किया जो करना चाहिए, यानी कि साइकिलिंग, स्विमिंग। मैं खुद के क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता गया, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कभी कम नहीं समझा। आज भी मेरे दोस्त मुझे कोई डिसेबल्ड कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं करते। तू डिसेबल्ड नहीं है, तू दूसरों की बात करते, तेरी बात मत कर, राइट। और यही मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट हुआ था कि जब मैं जॉब करता था तो वो डिसेबल्ड की कैटेगरी में ही नहीं आता था। मैं हर जगह नॉर्मल इंसान के जैसे जॉब किया हूँ, और हर एक सेक्टर में बहुत टाइम तक। आई एम 38 नाउ, मैं 38 साल का हूँ। मैं जब तक 30 था तब तक मेरे को खुद को कभी लगता नहीं था कि मैं स्पेशली एबल हूँ। थोड़े से उनमें दुख थे कि या वो अभी भी वो इसमें लगे हैं कि इसका पैर ठीक हो गया, तो वो एक रहता है, जैसे एक हर बीमारी हो जाती है इंसान, कोई भी बीमारी हो जाए, ठीक है, आप ऑर्थोपेडिक या विजुअल, तो इंसान चाहता है कि वो ठीक हो जाए जी। आज भी योगा वगैरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि इंसान का एवोल्यूशन हो सके, वो एक हायर लेवल पे जा सके, राइट, करेक्ट। सो एवोल्यूशन वाइज तो वो हमेशा मेरी ग्रोथ ही चाहते थे। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं अमित जी, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इन चीजों के ऊपर।
आपने कहा कि पहले हम टर्मिनोलॉजी कई बार बड़ी आजकल वर्ड्स गेम है, तो जब शब्दों से अगर हम लिटरेरी खेलें तो मतलब कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जैसे आपने कहा कि नॉर्मल, तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो हर एक इवन डिसेबल्ड भी नॉर्मल होते हैं, राइट? तो दे आर नॉट अबनॉर्मल, so everyone is normal. So you felt you are normal. At the same time, disabled are also normal. पहली चीज। दूसरा चीज कि हम ये मानते हैं कि जब जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होती है वहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होती। तो अगर चीजें एक्सेसिबल हो तो हम सभी इक्वल प्लेइंग लेवल पे खेल सकते हैं। तो आप डू यू एम्बैरेस ऑफ योर डिसेबिलिटी, और आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस था, यू ओवरकम दिस? What is the perception? Are you ashamed of your disability? Yeah, were you ashamed of your disability? Or what when you say that you never considered yourself disabled? ओके, तो सर हाँ, अच्छा आपने पॉइंट लाया सर, टर्मिनोलॉजीज। मैं हमेशा कोई भी कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू मी। तो फॉर एग्जांपल मैं डिसेबल्ड बुला रहा हूँ, कुछ लोग दिव्यांग बुलाते हैं, कुछ लोग डिसेबल्ड इज ए लीगल टर्म, या ओके, कुछ लोग बोलते हैं स्पेशली एबल बोलो या ये मत बोलो। तो अकॉर्डिंग टू मी आई कॉल डिसेबल्ड, वॉट एवर यू कॉल इज अप टू यू। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि have I overcome my disability or do I feel disabled? Correct. Actually, none of them apply. I neither had to overcome my disability in anything, or I never felt that I am specially abled or disabled. So this concept was never there. This concept was never there. You wanted to live like others, as simple as it is. Yes. You don't yes, want to bring the notion of disability or ability. I never had to. Right. That's fantastic. Okay, let's move further. Again, I never had to. People may have had to. I have not. I have never had. That's great. So basically, आपने टर्मिनोलॉजी पे हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं एक बात बोल के। बहुत सारे लोग जो डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड जैसे शब्द यूज करते हैं, तो बेसिकली दीज वर्ड्स आर इलीगल। तो ओनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज द राइट टर्म। इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदी में दिव्यांगजन एक नया लीगल वर्ड दिया है, बट यूएनओ कॉन्ट्रोडिक्ट्स दैट. UNO do not accept that terminology. According to UNO, only persons with disability or disabled person is the legal terminology. So thank you so much. Because I've had arguments with people with this. Yeah. So one should use persons with disability or disabled is the correct term. बाकी हम कई बार एलीट क्लासेस में हम थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड वगैरह वगैरह यूज करते हैं, तो लेकिन बहुत जगह इस पे लगातार डिबेट हो रही है कि भैया हम डिफरेंट नहीं है, वी वर्क डिफरेंटली, वी आर नॉट डिफरेंट, वी वर्क डिफरेंटली. सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन. ओके, सो पुणे में कहा जाता है कि एमबीए वालों की हब होती है, बहुत सारे लोग एमबीए करने जाते हैं. So, are you from the same background? Because you are also running companies or business, it is also related to that. So, what is your educational background? So, my educational background is, I'm an engineer by profession. I have, so my education background is very, very interesting. I joined MIT, Maharashtra Institute of Technology, as a petroleum engineer. All right. उस वक्त भी क्या हुआ कि after I finished my 12th, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते टाइम ऑब्वियसली एक डिसेबिलिटी का कोटा रहता है. तो वहाँ पे कैसा रहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ 3% इज फॉर डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, 1 इज फॉर विजुअली चैलेंज, 1 इज फॉर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, एंड 1 इज फॉर अदर डिसेबिलिटी. सो व्हेन आई वेंट इन, मेरे को नॉर्मल में तो नहीं मिला क्योंकि मेरे 12th में परसेंटेज ज्यादा अच्छे नहीं थे, मुझे 54% मिला था. तो व्हेन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग, मेरे को कैटेगरी 1 में नहीं, कैटेगरी 2 में ऑर्थोपेडिक में जाना पड़ा. पर ऑर्थोपेडिक में कैसा है, 3% का 1% रहता है, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स है तो एक स्टूडेंट को दिया जाएगा. और अगर कोई बाकी 2 डिसेबिलिटीज में नहीं आता है तो ये दोनों को ओपन में डाल देते हैं, ना कि ये दोनों को डिसेबल्ड बच्चे के लिए वापस अवेलेबल करते हैं. तो मेरी मम्मी ने वो टाइम पे कोर्ट केस लड़ा था, केस ऑफ अगेंस्ट एजुकेशन बोर्ड,
that these 2% of people should first, ये 3% में से अगर 2% fulfill नहीं होता है तो they should become an integral part of the 3% first. And if then nobody applies for the seat, then they should go for the 3%. मैं हिंदी में बोलूंगा कि अगर 100% लोग हैं और 3 सीट्स अगर डिसेबल्ड बच्चों के लिए दिया गया है तो पहले क्या होता था कि 2 बच्चों को, अगर 2 बच्चे अप्लाई नहीं करते, एक ही अप्लाई करता है, 2 सीट खाली बचती है तो उसे वापस 100 में डाल दिया जाता था. पर हमारे कोर्ट केस के बाद जो हमने जीता, ये 2 बच्चे भी ये तीसरे कैटेगरी में आ गए, यानी कि डिसेबल्ड बच्चे के लिए ज्यादा ऑप्शन शुरू हो गए. और उसी के थ्रू एक्चुअली उसके थ्रू मुझे नहीं मिला सीट. वेरी स्ट्रेंज पार्ट ऑफ नेचर, बिकॉज जैसे ये 3% में और सारे एप्लीकेशन आ गए, मेरे मार्क्स ओवरसीड हो गए और मुझे फाइनली नॉर्मल कैटेगरी में एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर MIT में मिला. बट अगेन किस्मत के दिमाग में और कुछ था, तो मैं को घर के कंडीशंस की वजह से इंजीनियर ड्रॉप आउट करना पड़ा. फिर मैंने जाके एक US के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नेटवर्किंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मेरा. एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड सर इतना ही है. बाकी मेरा जिंदगी का नहीं सर, बाकी का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, आपने जैसे कहा MBA की बात की पूना में, yes, it was one of the pioneer in MBA with Symbiosis Institute of Technology, but I am not an MBA. नहीं, मुझे लगा आपके बैकग्राउंड में, तो इसलिए मैंने पूछा. तो आपने सही बताया. चलिए, आपके कारण कम से कम एक केस जीता और इन फ्यूचर में वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे इंडिया में उसके कारण काफी लोगों को बेनिफिट हो रहा है. तो बेसिकली पहले अगर कोटा फिल नहीं होता था, जैसे इन्होंने बताया, तो वो पोस्ट दोबारा बैकलॉग में चली जाती थी. तो अब उसके बाद ये हुआ कि अगर एक डिसेबिलिटी के शख्स की एप्लीकेशन नहीं आ रही है तो अगर कोई दूसरा अप्लाई कर रहा है उसकी जगह, तो उसको वो दी जाएगी. तो उससे काफी लोगों का बेनिफिट हुआ. मतलब कुल मिला के आपकी फैमिली भी आपके कारण एक्टिविज्म फॉर्म में आ गई. यस. तो डायरेक्टली और फैमिली तो हर जगह काम में आई थी. या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हेल्प अ लॉट ऑफ डिसेबल्ड. यस, माय मॉम डिड. बिंदा श्रीधर वर्सेस एजुकेशन बोर्ड का अगर किसी ने कोशिश की तो निकाल के देखो. आई थिंक आई हैव रेड इट. यस. ओके. तो अमित जी, तो अब हम आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और आपकी कंपनीज के ऊपर. आपने बताया आप पहले जॉब भी करते थे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एस्टेब्लिश करने का ये कब आपके जहन में आया? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आंसर करते में थोड़ा सा वक्त लगेगा. बिल्कुल, आप जितना मर्जी वक्त लीजिए सर. सो मेरा एक नॉर्मल करियर था कि मेरे फैमिली वालों ने टिपिकल इंजीनियरिंग खत्म करके मुझे जॉब लगनी थी और मेरी शादी होनी थी और एक नॉर्मल फैमिली के जैसे या एक कोई भी इंसान के, एक सिटीजन के जैसे मुझे जीना था. पर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट होने की वजह से फिर मुझे नेटवर्क इंजीनियरिंग करना पड़ा, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, US के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है. और इंडिया में वो एज अ ग्रेजुएशन काउंटेड नहीं किया जाता है, एटलीस्ट वो टाइम पे. आज किया जाता है, वो टाइम पे नहीं किया जाता था. तो मेरे पास जॉब करने का कोई ऑप्शन नहीं था. तो मैंने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेरे डैड के ही किसी कनेक्शन की कंपनी में शुरू किया. मैंने चश्मे बेचना शुरू किया. एंड बोलते ना रीडिंग क्लासेस आते हैं, वो बेचना शुरू किया. एंड देन इमीडिएटली मेरे को एक कंपनी में, एक US की कंपनी इंडिया में एक हीट शील्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज होता है. सो मैंने वो US की कंपनी ज्वाइन करी है जिनका इंडिया में नया ब्रांच शुरू हुआ था. उसका कंपनी का नाम है Q Shield टेक्नोलॉजीज. वही कंपनी से मेरी ग्रोथ हुई. आई स्टार्टेड वर्क में एक ऑटोमोटिव R&D, यानी कि कोई भी जब नया इंजन बनता है तो उसके हीट के पैरामीटर्स जज करके उसे हीट इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि वो मार्केट में लॉन्च हो सके. सो वो सेक्टर में मैं चला गया. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मैं टेक्निकली काफी स्ट्रांग था बचपन से, मेरे टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था. तो मैं चला गया R&D सेक्टर में. मुझे R&D एक्सपर्ट बनाया गया, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बना गया. एंड बाय द एज ऑफ 27 मैं वही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया. एंड क्योंकि मेरे सेल्स रेशियो बहुत हाई थे, हमारे क्लाइंट्स लाइक टाटा मोटर्स, कमिंस, इन सब के पास हमारा प्रोडक्ट जाने लगा और उनका पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट मैं हैंडल करने लगा. एंड साथ ही साथ उसी दौर, दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 2002 to 2008 के बीच में, मैंने खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया विच इज कॉल्ड MEMAT, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड ट्रांसमिशन. उसके पेटेंट्स है मेरे नाम पे. साइड बाय साइड फिर मैं एक IT एक्सपर्ट भी हूँ. तो मैं जैसे ही 21 साल का हो गया, तो 21 भी नहीं, 19 या 21, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मेरे पिताजी ने वो टाइम पे मुझे एक कंप्यूटर ला के दिया. वो कंप्यूटर वो टाइम पे जब नया लॉन्च हुआ था,
सो P4 था, P3 या P4 था, एंड वहीं से मेरा कंप्यूटर्स का दौर शुरू हो गया। तो मैं घर पे ही बैठ के सब कंप्यूटर सीखता था। सो बाय द टाइम आई वाज 27 मैं एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हो गया था, एक मैकेनिकल एक्सपर्ट हो गया था, IT एक्सपर्ट हो गया था, एक कंपनी चलाता था, तो मैनेजमेंट स्किल्स ऑलरेडी मेरे में आ गए। फिर जिंदगी ने कुछ अलग मोड़ लिया, मेरी शादी हो गई। शादी हो गई ये अलग मोड़ नहीं है, पर फिर डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स और ये दौर में, ये शादी के जो दौर में चल रहा था, तो मैंने सारे अपने बिजनेसेस छोड़ दिए एंड लाइफ में एक डाउनफॉल आया, जिसके वजह से मुझे जॉब्स करने पड़ी। अब मैं था बहुत हाई पोजीशन पे और वापस जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, मैंने एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव में काम किया है, मैंने थोड़ा बहुत ऑड जॉब्स करना शुरू कर दिया। आप मुझे जो भी काम दे दो मैं करता था। मैं ट्रांसक्रिप्शन का काम करता था, लोगों का डॉक्यूमेंटेशन करता था, और साइड बाय साइड कॉल सेंटर्स में काम किया है, लीड जनरेशन में काम किया है, लोगों के लिए US, यूरोपियन, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बिजनेस लाता था। तो भगवान ने मेरे को काफी टाइम, या उस ऊपर वाले ने, भगवान ने काफी टाइम मुझे बहुत कुछ सिखाने में टाइम दे दिया। बस आते 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 जिंदगी के इस राह में मेरे पास, जिंदगी की बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था मैं। मेरे जेब में पैसा नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था, पर लाइफ नहीं रुकना चाहिए थी। तो मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फोन होता था और जेब में कुछ 10-20 रुपए होते थे। तो मैंने सोचा अब मैं क्या किया जाए अब इसके साथ। तो मैं, मेरे घर के बाजू एक चाय वाला है, जहाँ पे मैं जाके बैठ के चाय पीता था। कुछ वही डिप्रेशन के स्टेट में मैं क्या करूँ, मेरा सारा नॉलेज ही वाइप आउट हो गया। सो वहाँ पे बैठे बैठे मैंने मेरे पुराने कुछ कनेक्शंस को फोन लगाना शुरू किया और कॉन्टैक्ट्स लगाना, मतलब जो मेरे को मिलता था दोस्तों को फोन करना शुरू किया। और वही करते करते करते, इसमें यहाँ पे मेरी एक मौसी भी है जो मुझे थोड़ा बहुत, मेरे घर वाले ऐसे हैं सर कि वो काफी अमीर है, पर वो, मैंने उनसे कभी पैसा लिया नहीं, 1 रुपया भी लिया नहीं, और वो मानते भी नहीं है मुझे कुछ देने में। इन द सेंस, जब हम चले जाएंगे तेरा हो जाएगा, पर अभी तू अपने आप है, पर तू उसके भरोसे मत जी। तो उस टाइम पे भी मेरे बेसिक जो नीड्स थे, जैसे घर और 2 रोटी, वो मुझे मिल जाता था, कपड़े मिल जाते थे, और मुझे 10-20 रुपए, मेरे जो लिटरली 10-20 रुपए जो मेरे पास रहते थे, वो लेके मैं चला जाता था कहीं। और वहीं पे बैठ के मैंने ये, जैसे मैं लोगों से बात करता गया, मुझे ये समझा कि उनको जो गाइडेंस की जरूरत है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यानी कि कोई इंसान को कुछ करियर के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या स्टडीज के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मैंने वो पूरे दौर को बदलते देखा है, आगे क्या होने वाला है वो मुझे पता था। तो उनको गाइड करते करते मुझे ये समझ में आया कि एक ये रिक्रूटमेंट जो सेक्टर होता है उसमें मैं उठता गया, और मुझे पसंद भी आने लगा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिक्रूटमेंट के वजह से काफी सारे लोगों से बातचीत होना शुरू हो गया था अक्रॉस इंडिया। और इस दौर में मैं बताऊं कि मेरा जो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था मेमैक करके, उसका लॉन्चिंग भी नहीं हुआ था, कुछ रीजंस की वजह से उसका डेवलपमेंट रुक गया था। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू मैंने वापस अपने जिंदगी को बनाया। बाय द एज ऑफ 31 आई स्टार्टेड रीबिल्डिंग माय लाइफ। और कहीं ना कहीं वहीं बैठे बैठे मैंने सोचा कि अब मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। पैसा बहुत आते जाते देख लिया था, जिंदगी, आप कोई भी कंपनी के सारे पोजीशंस को पकड़ लो, मैं हर पोजीशन से गुजर चुका था। तो ना उस टाइम पे मुझे फेम की जरूरत थी, ना मुझे पैसा कमाने का कोई शौक था, बस कुछ करके जीने का शौक था। लिटरली मरने के कगार पे आ गया था। मैंने डिसाइड कर लिया था मरना है तो कुछ करके मरूंगा। तो मैंने ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, और तब तक आप मानोगे नहीं कि मेरा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ ज्यादा तालमेल नहीं होता था, हार्डली, वेरी 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 मिनिस्क्यूल। मैं ना उनके, दूसरों के डिसेबिलिटी के बारे में कुछ जानता था, ना मैं मेरे डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानता था कि उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इन लोगों को मैं जॉब दिलाऊंगा, क्योंकि जब मैं वो डिप्रेशन स्टेज में हिट हुआ, तब मुझे धीरे धीरे, आई ऑलवेज से समथिंग सर, डू नॉट वॉक टुवर्ड्स एबिलिटी, वॉक टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी की तरफ चलना शुरू करोगे, जब आप मौत की तरफ चलना शुरू करोगे, तब जिंदगी का वैल्यू समझ में आएगा। जब आप डिसेबिलिटी की तरफ चलना शुरू करोगे, तो तब आपको आपकी एबिलिटी का समझ में आएगा। सो वॉक टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इज कि जब मैं वो डिसेबल
उनके साथ घूमना शुरू किया या उनको जॉब दिलाने में जूझ गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर वाज नो पर्सनल मोटिव अटैच, एक ही मोटिव पर्सनल अटैच था कि मेरे को रात को नींद आती थी। तो उनको मदद करते करते करते, या मदद नहीं, गलत शब्द है मदद, उनको एक करियर पाथ देते देते मुझे बहुत सारे डिसेबल्ड सेक्टर से मुलाकात हुई, उनके प्रॉब्लम समझे, उनका लाइफस्टाइल समझा, उनके लाइफस्टाइल उनके प्रॉब्लम्स के थ्रू मुझे मेरे प्रॉब्लम्स का आंसर मिला, और मुझे जिंदगी का जीने का एक नया सहारा मिला। वेरी वेरी सिंपल। एक जिंदगी में एक इंटेलिजेंट आदमी को कुछ करने के लिए चाहिए रहता है, अब सोचने के लिए चाहिए रहता है, वो मुझे मिल गया, जीने का मकसद मिल गया। और फिर मैंने ये एनजीओ लॉन्च किया, जो अगेन मेरी मम्मी ने मुझे नाम सजेस्ट किया था कि ये तू मिजान रखना, मिजान इज बैलेंस, कि नेचर जब कुछ एक ले लेता है तो कुछ एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी देता है आपको सोसाइटी में बैलेंस्ड रखने के लिए। सो बैलेंस मिजान नाम रख दिया, और साइड बाय साइड मुझे ये एनजीओ चलाना था विदाउट गेटिंग इनटू मच ऑफ फंडिंग्स। वो टाइम पे मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, तो मैं एक कंपनी शुरू किया जहाँ पे नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता है, वही कंपनी का पैसा उठा के मैं यहाँ पे घुमाता था इन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एनजीओ में, जो मिजान फाउंडेशन है, वहीं पे मैं चलाता था और उसी से सरवाइव करता गया। एंड आज यहाँ पे हूँ। तो आपने दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीजें कही। आप पहले अक्सर इंसान पैसे के पीछे भागता है, और जब पैसा आ जाता है फिर कुछ करने के लिए उसको होता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एक जब हम सब कुछ मिल जाता है तब हमें लगता है कि यार पैसा इज नॉट इनफ, पैसा इज नॉट ओनली इनफ, वी नीड टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन द लाइफ। तो आपने अच्छा कहा। दूसरा, आप एक काफी टफ दौर से गुजरे, तो डिवोर्स के कारण, जो भी आपके सोशल रिलेशन थे उसके कारण, यू गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, you quit all the jobs and all the higher positions. तो ये हर किसी की लाइफ के दौर में एक ऐसा फेस आता है, अलग अलग तरीके से। करेक्ट, राइट। तो इससे पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं, क्योंकि हमने टॉपिक शुरू किया है आपके एनजीओ और कंपनी का, तो पहले इसको कवर करते हैं ताकि जो मेरे सवाल है लिसनर्स के लिए वो आप आंसर कर सके। आपकी एनजीओ का काम क्या है और कैसे रिक्रूटमेंट चलती है? कैसे हमारे जो लिसनर्स, अगर उनको जॉब चाहिए आपके पास, तो कैसे आप लोग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? सॉरी सर, वो लास्ट पार्ट में मेरा व्हाट इज द मोड ऑफ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? Sir, the core objective of my organization is to give percentage of people with disability an equal chance, a platform basically. एक चांस देने का मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे जो पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी है उन्हें भी कुछ आता है, वो भी नॉर्मल काम कर सकते हैं दूसरे लोगों के जैसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। मानो मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ और आप एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है। आपने एक एचआर को फोन किया और आपने इंटरव्यू दिया, तो पहले 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फिर आपके करियर के बारे में पूछते हैं ऑब्वियसली, एंड फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोल देता है। तो अगर यही 3 क्वेश्चन एक डिसेबल्ड बच्चे को पूछे तो नॉर्मल वही जवाब आएंगे। अगर आप यही चीज एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी का पूछे तो वही जवाब आएगी। यहाँ पे एक सीन होता है सर कि पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अगर बोल दिया मैं डिसेबल्ड हूँ, वो एचआर के दिमाग में कुछ अलग ही फ्रेम बढ़ जाता है और वो फोन रख देता है, और बहुत टाइम वो इंसान के टैलेंट को देखे बगैर उसको जज कर लेता है कि ये नहीं कर सकता काम, और वो बच्चे का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता, उसे चांस नहीं दिया जाता। बस फोन पे, मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, फिजिकल तो आगे गया। सो ये जो एक अपॉर्चुनिटी वो जो खो देता है, मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि ये मैं दुनिया के सामने लाऊं। आज मेरे साथ जो 60% लोग काम कर रहे हैं, 60% से ज्यादा ही होंगे, मैंने 60% एक रफ फिगर लिया है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स को ये भी नहीं पता कि ये जो उनको काम करके दिया है वो एक डिसेबल्ड आदमी ने करके दिया है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली उनका काम से मतलब है और वो इंसान काम कर सकता है या नहीं। और यही मेरा एक मैसेज है बाहर डिसेबल्ड लोगों की कि इंसान अपने काम से जाना जाता है, अपनी शक्ल सूरत से नहीं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट काम क्या है? मतलब व्हाट डज दे डू? What kind of services you offer to the client? So what we offer to the client.
सर हम जो क्लाइंट को देते हैं वो एंड टू एंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको मेरे करियर के बारे में जब बताया तो मैंने आपको कहा कि मेरे को सारे सर्विसेज के बारे में नॉलेज है। तो एक कंपनी शुरू होने से, एक कंपनी को मेंटेन करने से और एक कंपनी को बंद करने से, ये तीनों काम मुझे आते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और एलाबरेट करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। एक कंपनी शुरू करने को आइडियली क्या लगता है, एक ऑफिस लगता है और बेसिक स्टाफ लगता है। बेसिकली एक टेलीकॉलर लगेगा या मार्केटिंग का इंसान लगेगा। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, और अगर पैसा आया नहीं तो आप दूसरे पोजीशंस को हायर कर नहीं पाओगे। सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल नो हाउ। तो आप 3 बंदों से कंपनी शुरू करो। एचआर की तब जरूरत नहीं रहती है, तब मालिक ही खुद एचआर का काम करता है। फिर जैसे जैसे उसका प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है तो ये इसके 3 सेक्टर्स जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, मैन्युफैक्चर से फिर एक्सपोर्ट में जाता है। तो एक कंपनी शुरू होने से आप सेल्स बोलो, आप टेक्निकल इंजीनियर्स बोलो, आप फाइनेंस के लोग बोलो, आप एचआर बोलो, आप ऑपरेशंस बोलो, तो ये सारे सेक्टर्स के लिए हम हायरिंग करते हैं। आईटी और नॉन आईटी, एक कुछ पोजीशंस इंडिया में एक काफी है कि तो आईटी और नॉन आईटी एम्प्लॉयमेंट चाहे तो उसके लिए आप क्या एलिजिबिलिटी ढूंढते हैं? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर किसी को जॉब चाहिए आपकी कंपनी में? मेरी कंपनी में चाहिए या सर क्या, या दूसरों कंपनी में चाहिए? दोनों आप मेरे कर दीजिए, मैं तो फिलहाल आपकी कंपनी में पूछ रहा हूँ। जब मेरे कंपनी में वही पोजीशंस है हमारे पास अभी, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट कंपनी है तो ज्यादातर हमारे कंपनी में एचआर की जरूरत होती है, ठीक है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो लोगों से बात कर सके और उनके टैलेंट को खोज सके, उनके टैलेंट को रिकग्नाइज कर सके। तो एचआर ज्यादातर लगते हैं। हमको एडमिन्स लगते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा रिसर्चर्स लगते हैं हमें जो डेटा ढूंढ के हमें लाके दे सके, डेटा रिसर्चर्स लगते हैं जो डेटा को सॉर्ट आउट कर सके। फिर कुछ कॉलर्स लगते हैं जो लोगों को क्राइटेरिया educational criteria is minimum 12th pass for my company. तो even that is not important. या तो आप अपनी ईमेल शेयर करें या आप अपनी वेबसाइट बताएं जहां लोग आपके साथ टच में आ सकते हैं जिनको जरूरत हो, या आपसे गाइडेंस चाहिए। यस, मेरा वेबसाइट का नाम है mizanfoundation.com, MISSANFOUNDATION, मिजान फाउंडेशन। और मेरे ईमेल आईडी है gakays@gmail.com, GAKYS@gmail.com। और अभी हम कुछ एडवाइजर्स भी ढूंढ रहे हैं हमारे एनजीओ के लिए। तो आपको जो भी एप्लीकेशंस देने हैं वहाँ, आप कुछ भी हो, आपने शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं किया हो, तो आप हमें आपका सीवी भेजिए या एक छोटा सा आपके बारे में एक पेपर पे लिख के हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको तो हम 2 चीजें करते हैं, या तो अगर आपका टैलेंट है, स्किल है, तो आपको उस टैलेंट, उस स्किल के हिसाब से कोई कंपनी में जॉब लगाने की कोशिश करते हैं, या तो फिर हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कुछ कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट होती है सर कि आपको शायद नेटवर्किंग आना चाहिए या कॉलिंग आना चाहिए या बिजनेस डेवलपमेंट आना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सिखा सकें वो स्किल और वहाँ पे प्लेस कर सकें। एक मेरा जो रिसेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है वो है, हम लोग एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, यानी कि मलेशिया, थाईलैंड के लिए हमारे पास पोजीशंस आई है रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं ऑल इंडिया डेटाबेस पे सर्च कर रहा था, रिक्रूटर्स मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मुझे 2-3 मिले। मैंने इमीडिएट एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये 2-3 रिक्रूटर्स जो आएंगे, जो थाईलैंड, मलेशिया के लिए इंडिया में बैठ के कॉलिंग करेंगे, ये 2-3 लोग कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रेन करेंगे विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स, ताकि 2-3 हफ्ते के बाद वो डिसेबल्ड पर्सन भी वही उनका काम कर सके। तो ये हमने मॉड्यूल लॉन्च किया है कि जो इंसान को हम जॉब दिलाते हैं, जो विदाउट डिसेबिलिटी है या विद डिसेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कि हम तेरे को एक आदमी जरूर देंगे, एक डिसेबल्ड पर्सन जरूर देंगे, जिसको तुझे ट्रेन करके उसको जॉब लाने के काबिल बना सके। और लोग खुशी से करते हैं सर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कभी भी ऐसे जरूरत हो तो आप हमें नोटिफिकेशन शेयर करें, हम रेडियो पे प्ले आउट करेंगे, तो हमारे न्यूज चैनल में चलाएंगे।
तो आपके जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके साथ में आएंगे। तो बेसिकली कई तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपकी कंपनी में है, तो आपको सीवी शेयर करें, आप उसके हिसाब से उसे रिक्रूट करने में मदद करेंगे, चाहे अपनी कंपनी में चाहे अपनी कंपनी के बाहर, राइट? करेक्ट। नहीं, आप दूसरे कंपनी जी जी मैं दूसरे कंपनी से बात भी करता हूँ, तो कई सारे कंपनीज में CSR होता है जिनके थ्रू एक डिसेबल्ड कोटा में जॉब्स दिया जाता है, ठीक है। पर मैं उनसे वही कंपनी से बात करके उस CSR कोटा के अलावा एक डिसेबल्ड बच्चे को प्रमोट करने के लिए, उसे वही जॉब कराने के लिए हर सारे, क्योंकि मेरे करियर में ज्यादातर मेरा कॉर्पोरेट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा है, राइट। सो आई कीप स्पीकिंग टू एवरी। अमित जी, अब आगे हमें ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स से पता चला था कि रिसेंटली कोविड भी चल रहा है, तो कई कारणों से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी हिट हुई है, तो आपको दिक्कत आ रही है फंडिंग। क्या रीजंस है जो फंडिंग में दिक्कत आनी शुरू हुई है आपके हिसाब से? सर, कोविड के वजह से सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी को हिट हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी को इस तरह हिट हुआ है कि उनका जो काम है, अभी लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं अपने दोस्तों को ये थोड़ा सा एक लेमन टर्म्स में बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की इकोनॉमी या कोई भी नॉर्मल इंसान की इकोनॉमी कैसे हिट हुई है, ठीक है। सो मान लो मैं अमित हूँ, मेरा एक रेगुलर जॉब है जिसके वजह से मेरे घर में 50,000 तनख्वाह आती है, उसके वजह से मेरे घर में राशन भी भरा जाता है, जिसके वजह से मेरे डेली एक्टिविटीज चलते हैं, करेक्ट नहीं सर? राइट। तो अब क्या होता है, कोविड के वजह से वो कंपनीज होल्ड पे चली गई हैं, यानी कि उनका प्रोडक्शन रुक गया है, उनका सेल रुक गया है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, कंपनीज ने क्या किया है, हमारे सैलरी को रोक दिया है। वो 50,000 रुपए जो मेरे नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस में आना है वो नहीं आता है, या 25 ही आता है। बहुत सारे लोगों का तो 50 भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों का हाफ कर दिया गया है और 25 ही आ रहा है। और ये कंपनीज को गारंटी भी नहीं है कि वो अगले महीने खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि कोविड के वजह से बेसिक ऑपरेशंस जो है वो हिट हो गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरी सैलरी कम हुई, मेरे एक्सपेंसेस तो सेम रहने वाले हैं, मेरे एक्सपेंसेस कम होने को टाइम लगता है, तो उसके वजह से मेरा पूरा जो रूटीन लाइफ है वो हिट हो गया है। यानी कि अब मेरा कल जॉब भी रहेगा भी नहीं, पता नहीं। और हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ कि हमारा रिक्रूटमेंट अच्छा चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली 1-2-3 साल आज भी हम बहुत सारा बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस में टाइम लगता है आके सेट होने को। तो पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, काफी जल्दी सेट हो गया। कोविड के वजह से बहुत सारे हमारे प्रोसेसेस रुक गए या रैम्प डाउन हो गए, जिसके वजह से हमारा फंडिंग रुक गया, रैम्प डाउन हो गया, और हम नहीं चला पाए आगे। भगवान की दया से किसी का सैलरी आज तक पेंडिंग नहीं है या किसी को 1 रुपया देना बाकी नहीं है, ठीक है। तो पर मैं एक चीज में भरोसा करता हूँ कि अगर काम रुक गया है तो रुका दो। मैं किसी को होप्स पे रख के आगे नहीं काम कराता हूँ। आज भी मेरे कंपनी में जो चल रहा है वो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी हमारे साथ हायर होता है बोलते हैं कि पहले 3 महीना तो कमीशन पे रहेगा, उसके बाद ही तेरे को फिक्स सैलरी शुरू होगा। क्योंकि ना मुझे पता है, ना तुझे पता है, ना सामने वाले को पता है कि उसका कंपनी कितना दिन चलेगा। पर बिकॉज ऑफ माई गुड रिलेशन और वॉट एवर स्टैंडर्ड आई हैव इन द मार्केट, कंपनी मुझे जितना मैंने काम किया उतना ही पैसा देता है। आप समझ रहे हैं सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी आपको सीधा बोल देगा, भाई मेरे पास 1 महीना तक मेरा कंपनी शुरू है, उसके बाद शुरू हो रहेगा नहीं रहेगा मुझे भी नहीं पता, तू 1 महीना काम कर, तेरे को 1 महीने का पगार मैं देता हूँ। सिंपल एक क्लीन टर्म्स में बोलता है। आज अभी हमारे कुछ आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं, ये एक और नया इनिशिएटिव किया था मैं, जब मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को दूसरे कंपनीज में भेजता था तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने थे। तो ये चैलेंजेस रिड्यूस करने के लिए मैंने मेरे खुद के कुछ प्रोसेसेस लॉन्च किए हैं, जैसे HR प्रोसेसेस हो गए, लीड जनरेशन हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ही कंपनी उन्हें काम दे और मेरा ही कंपनी उनको एम्प्लॉय कर सके। तो मेरा एक अल्टीमेट ड्रीम है जिसके वजह से मैंने ये शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में एक IT पार्क बने, रन बाय डिसेबल्ड पीपल फॉर डिसेबल्ड पीपल, एक एंटायर IT पार्क। दैट इज माय अल्टीमेट ड्रीम,
तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एक डिसेबल्ड इंसान को लगता है कि इकोनॉमी या उसको कंपनी हिट हुई है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा। ये तो सबका ही हाल है सर, कोविड देख के नहीं आता ना। I'm sorry? Then how are you managing? Are you looking for CSR funding and stuff? Yes, in the coming months, we are going to start up donations. We are going to start CSR funding. So at least we could keep some basic Things going on. basic structure in place. कि कुछ लोगों का पगार फिक्स जाया करे। हमें कुछ ट्रेनिंग्स भी लॉन्च करनी है जो कंपनी स्पेसिफिक है, उसे लॉन्च करने के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए। हम ऑलरेडी मेंटली चैलेंज बच्चे के लिए योगा लेते हैं, उनको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाते हैं हमारे ही कैपेसिटी में। हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं, हम इंसान के वेलबींग पे फोकस करते हैं। That's very important. According to you, what are the challenges before persons with disabilities now? In what sector, sir? In any sector. In what? According in to any you, what are the biggest challenges before persons with disabilities? 4 or 5 if you want to underline. Sir, the biggest challenge in the disability life is the ability to learn is not there. The ability they don't want to they learn. lack the ability to learn. The ability to keep learning is very, very important because every day the world is moving at the world दुनिया बहुत तेजी से चल रही है। Right. आपको रोज नया कुछ सीखना पड़ता है या सीखने की चाह रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप हर बार अपना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की देखोगे तो आप सीखना छोड़ दोगे और आप सीखोगे नहीं तो अल्टीमेटली ये बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ने वाला। Right. आपको रोज जाके कुछ नई चीज सीखना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी सेक्टर में सरवाइव करने वाला है। इंसान के जिंदगी में 2 मेजर फैक्टर्स रहते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं, इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू दीज बेसिक थिंग्स, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आपकी शादी हुई तो घर में खाना आता है, सॉरी आपका जॉब लगा तो घर में आपकी शादी होगी तो फिर शायद लाइफ आगे जाएगी। अगर आपका जॉब लगा तो आप घर में खाना ला पाओगे, आपके सर्वाइवल नीड्स को सुरक्षित कर पाओगे। एंड टू गेट अ जॉब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग। अमित साहब, एक्सेसिबिलिटी का एक टॉपिक मैंने छेड़ा था पहले। आप खुद आईटी सेक्टर से हैं, आप इंजीनियरिंग में। एक एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, क्योंकि आप वेब फील्ड से हैं। तो हाउ डू यू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, और क्या कहेंगे, बहुत एक ऐप आती है आज एक्सेसिबल होती है, नई अपडेट आती है इनएक्सेसिबल हो जाती है, बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है खासतौर पे वेब एक्सेसिबिलिटी में। ओके तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े उनके आईटी सेल होते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को फॉलो करो, फिर भी ऐसा नहीं होता, क्या रीजन है ये? सर एक्सेसिबिलिटी फॉलो नहीं होना या अपने राइट का हर कंपनी को एक्सेसिबल होना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल कम कंपनीज की बात करते हैं, हर दुकान को एक्सेसिबल करना चाहिए खुद को। हमें ये एक अवेयरनेस लॉन्च करना चाहिए कि उसके दुकान तक हर एक डिसेबल्ड बच्चा पहुंच सके। आप हर बार सुनोगे कि अदर कंट्रीज का कंपेयर टू इंडिया डिसेबिलिटी के वहाँ पे लाइफ डिसेबल्ड बच्चे की थोड़ी सी ज्यादा इजी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने एक्सेसिबिलिटी को ज्यादा मायने दिया है। हर एक नुक्कड़, हर एक कोना डिसेबल्ड के लिए इक्विप्ड रहता है। मैंने देखा है, मैं अब्रॉड भी ट्रैवल करके आ चुका हूँ। अगर मैं रास्ते पे रुक गया तो एक कार जो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर है वो रुक जाएगा वहीं, वो मेरे को क्रॉस करने देगा पहले और फिर आगे जाएगा। उनका लॉ कहता है ऐसा। यहाँ पे इंडिया में बहुत कम होता है। तो Do you think accessibility issue? We are not totally accessible. तो अवेयरनेस का इशू मानते हो आप? आपको लगता है अवेयरनेस एक इशू है कि लोगों को? I'm sorry, sir? आपको लगता है कि अवेयरनेस एक बड़ा इशू है जो ये चीजें नहीं हो पा रही? अवेयरनेस एक बड़ा है, प्लस हमको ये भी चाहिए कि सर हम सारा दोष उन पे नहीं डालेंगे, हमारा भी दोष है। हमें जाके हमारे कुछ लोगों को जाके हर एक कंपनी में बताना पड़ेगा कि सर कंपनी जनरली क्या सोचता है कि यार अगर मैं एक बिल्डिंग में पूरा एक्सेसिबल कर दूं, मेरे को ऑलरेडी उतना खर्चा होगा,
उनके बजट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उनको जाके ये गाइड करना चाहिए कि कुछ छोटी छोटी चेंजेस करके भी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्हील चेयर बाउंड बच्चा है, ठीक है, जिसके पास रैंप नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, अभी रैंप उसे सिर्फ पहले 3 पायरियां पे चढ़नी है, तो कंपनी को 1 लाख रुपए का रैंप बिठाने की जरूरत नहीं है। एक फोल्डेबल रैंप बिठा के एक वॉचमैन के थ्रू उसको चढ़ा सकता है, उसका ज्यादा बजट होगा नहीं। एक लिफ्ट यूज करके एक लिफ्टमैन को सिखा सकते हैं कि वो एक डिसेबल्ड बच्चे को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हेल्प कर सके। छोटी छोटी चेंजेस हैं सर। इफ अ कंपनी इज मेड अबाउट दिस, इवन द कंपनी इज गाइडेड। बस ये कहीं ना कहीं उस डिसेबल्ड की डिग्निटी के साथ खेलना नहीं हुआ। डोंट यू थिंक इट्स आई एम सॉरी सर, आपको लगता नहीं है कि ये हम व्हाट स्टेटमेंट यू आर गिविंग इज इट यू आर आस्किंग पीपल टू कंप्रोमाइज विद योर डिसेबिलिटी? Yes, I'm asking people to come and assist disabled people. If the company extends its hand a little more. बट जैसे वेब एक्सेसिबिलिटी की मैं बात करता हूँ कि जैसे कैप्चा है तो वो ब्लाइंड के लिए इनएक्सेसिबल है, उसकी जगह पे अगर 1 टाइम पासवर्ड लगा दे, OTP लगा दे तो वो एक्सेसिबल हो जाता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत जो कर सकते हैं और जिसमें कोई खर्चा भी नहीं आता, लेकिन कंपनीज नहीं करती है। Correct. Sir, again, government has to make these mandatory for them. Government has made it mandatory, but nobody go by that. Government has made it mandatory. There is accessibility India campaign. There is RPD Act in a place. But why companies do not follow it? The question is, are they not sensitive? Are they not aware? What? सर, ये प्रॉब्लम पे मैंने सोचा है कि ये इसको कैसे ओवरकम किया जाए। इस पास भी मेरे पास एक हल्का सा आंसर है। अगर कुछ दोस्त मिलके, हमारे ही दोस्त मिलके हमें हेल्प कर सके हैं तो इसमें इट्स बी वेरी गुड। कि अगर मैं मानो एक कंपनी में जाता हूँ इंटरव्यू देने, सर, ओके, एंड फॉर एग्जांपल आई गो फ्रॉम डेस्टिनेशन A टू डेस्टिनेशन B, ओके, मेरे ख्याल से मुझे ये लोगों के नोटिस में लाना जरूरी है कि ये डेस्टिनेशन A से लेके डेस्टिनेशन B तक जाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां जाके मेरे साथ बिहेवियर कैसा हुआ, वहां जाके सर आप मानते हो कि अगर आपको फ्लाइट से कहीं जाना है तो वो एयरलाइन का पायलट, सॉरी एयरलाइन की एयर होस्टेस आपको एयरपोर्ट के गेट से पिकअप करता है और आपको प्लेन के सीट पे बिठाता है और आपको प्लेन के सीट से वापस लेके आता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर, और मैंने कुछ ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ वो डिसेबल बच्चा बोलता है कि यार मेरे को तो एयरपोर्ट पे परेशानी हो गई यार, वो प्लेन तक जाने जाते तो मैं कैसे पहुंचूंगा समझ में नहीं आया। अभी उसको ये डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है कि वो कौन से फ्लाइट से जा रहा था, वो क्यों जा रहा था, ताकि हम जाके उनसे बात कर सके। एक कनेक्शन ब्रिज करना है सर हमें। आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं रॉ वर्ड्स में डाल रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली अगर आप यही कह रहे हैं कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर और सेंसिटाइज करने की जरूरत है, तो सेंसिटाइजेशन से काफी चीजों का हल निकल सकता है। राइट। इफ द डिसेबल्ड पर्सन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर फ्रीली, द कंपनी ऑल्सो कम्स आउट विद देयर कंसर्न, एक कॉमन फोरम बना के सब बैठ के बात कर सके, आई थिंक थिंग्स कैन बी वर्कड आउट मोर ब्यूटिफुली। आपकी हॉबीज क्या है? आई एम सॉरी, मेरे हॉबीज, सर मैं मल्टी हॉबीज का पर्सन हूँ। मुझे जो अच्छा लगा है मैं करता हूँ। मैं बाइकिंग करता हूँ, मैंने एस्ट्रोनॉमी किया है, मैं कभी कभी कॉइन कलेक्शंस करता हूँ। मुझे सर आजकल पुराने मंदिरों को एक्सप्लोर करने का एक हॉबी है मेरे को। मैं रोज शाम को एक शिव मंदिर में बैठा रहता हूँ, उसको एक्सप्लोर करते रहता हूँ। अलग अलग होली प्लेसेस, मैं शबरीमला जाता हूँ हर साल, और मैंने 2 बार ये बाइक पे तय किया है 3,500 किलोमीटर अक्रॉस 5.5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स। हाफ बोलते क्योंकि मुझे कट मार के जाना पड़ा वहां से। सो आई ट्रैवल अ लॉट। ट्रैवल एंड मीटिंग पीपल इज माय ओनली हॉबी राइट नाउ। नोइंग मोर पीपल, exploring new places, old places, vintage places. That's my hobby. What is your goal? My goal, sir, is very, very simple. That the minute I close my eyes and I'm ready to leave this world, at least in this lifetime, I should not look back and regret that I have something unfinished here. I want to live my life fully every moment. How did you get out of your depression part? I'm sorry, sir? 2 questions. A, was your divorce
took place due to your disability, or B, how did you overcome, how did you get out of this depression part? Okay. So yes, sir. I would say in many ways, my divorce was because of my disability. Because as much as I like it or as much as I may not like it, but disability is a factor when it comes to marriage. I think it is 99% of all disability marriages work is when one disabled person gets married to another disabled person. If a disabled person gets married to an abled person, 99.9% it's not going to work. It's because, meeting a person, for example, I meet a girl, I go out with a date on her, I talk a lot of sweet things, she talks a lot, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं और हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देते हैं, देखते हैं। और जब हम साथ रहना शुरू करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस है और सामने वाला उस सर्कमस्टांसेस को एडजस्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो जब तक वो घटना घटती नहीं है, वी डोंट नो। बोलता बहुत कुछ है इंसान, और जब करने का वक्त आता है तो nobody is good at following what. That I think you also know, sir. इंसान बोलता बहुत कुछ है, जब वो करने जाता है तो और कुछ ही हो जाता है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मेरे ख्याल से ये एक और चीज है डिसेबल्ड कम्युनिटी में, जहाँ एक विजुअल चैलेंज से शादी करता है, एक विजुअल चैलेंज ऑर्थोपेडिक से शादी करता है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा मिक्स कर देना चाहिए ताकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर एक विजुअली चैलेंज शादी करेगा तो रास्ता क्रॉस करने में हेल्प कौन करेगा? वही सीन अगर आप एक विजुअली चैलेंज और एक ऑर्थोपेडिक को शादी करा दे तो एटलीस्ट दे कैन असिस्ट। एक इंसान के पैर बन सकता है और एक इंसान की आंखें। दैट गैप, वो कमी भर गई है सर। तो शादी एक लाइफ लॉन्ग सफर है जहाँ हमें एक दूसरे की कमियों को पूरा करना है और एक दूसरे की ताकतों को लेके आगे चलना है। तो वो एक इम्पोर्टेंट। मेरे डिप्रेशन को मैंने कैसे ओवर किया, तो मैं शिव भगवान को बहुत मानता हूँ सर। मेरे घर के बाजू घर के 2 मिनट दूर एक मंदिर है शिव जी का। मैं रोज जाके वहीं पे 2 मिनट जाके भगवान से बातें करता हूँ। मैं ना प्रेयर करता था ना मेडिटेशन करता था, मैं जस्ट टॉक टू गॉड। आई जस्ट टेल हिम ऑल माय प्रॉब्लम्स एंड आई कॉल हिम गॉड। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हिम और द वर्ल्ड कॉल्स हिम। ही सॉर्टेड अ लॉट ऑफ माय प्रॉब्लम्स आउट। He made me walk through a lot of tough times, very, very tough times, where people would have given up. I believe in that strength. मैं तो रातें सोया नहीं हूँ, बहुत सारे रातें सोया नहीं हूँ, भटकता था, रात को 4-4 बजे घर पे वापस आता था। तो डिप्रेशन इंसान को तब होता है, ज्यादा होता है, जब उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला है या वो अकेले ये सफर तय कर रहा है। मेरे पास तो मेरा भगवान था, तो मुझे वो डिप्रेशन से निकलने के लिए ये मेरी और आपकी चीज मिलती है। आई एम ऑल्सो हार्डकोर फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। So, sir, I have, I don't know, not a competition. I wear close to 400 Rudrakshas on my body. नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बट आई एम हार्डकोर फॉलोअर। मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का पाठ ही जपता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। और सिर्फ एक शिवरात्रि का एक फास्ट रखता हूँ। तो मेरा भी सेम है सर। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता और ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं आता, सिर्फ ओम नमः शिवाय का पाठ और शिवरात्रि का फास्ट। बट आई एम हार्डकोर फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। चलिए, तो लोग ये ना समझे कि अब हम रिलीजियस टॉक पे आ गए हैं। ये सिर्फ हमारी पर्सनल है, वी आर नॉट इम्पोजिंग ऑन एनीवन, इट्स जस्ट व्हाट वी बिलीव, वी आर शेयरिंग बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो अगेन, यस, अमित सर राइटली सेड कि व्हाट यू बिलीव दैट इज योर प्रेरोगेटिव, दिस इज व्हाट वी बिलीव, so we are not imposing, just it came out of the discussion and was shared। आपने एक और बहुत अच्छी चीज शेयर की कि जनरली ऐसी शादियां भी हैं जहां नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड बहुत सक्सेसफुली लाइफ जी रहे हैं, तो हर तरह के केसेस हैं हमारे पास। लेकिन मोरलेस डिसेबल्ड जब शादी करते हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, कंपैटिबिलिटी वहां रहती है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि जब आप रहना शुरू करते हो तो आपका जो पहले की जो धारणा होती है और दूसरी, वो दोनों जमीन आसमान का फर्क होता है। हनीमून पीरियड, everybody enjoys the honeymoon period, when it gets over, when you comes in a real world, तो तब सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है। और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली ये भी कि डिसेबिलिटी में इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए।
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ऑर्थोपेडिक जो माइनर डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, दे डोंट कॉल देमसेल्फ डिसेबल्ड. सो व्हेन दे डोंट कॉल देम डिसेबल्ड, दे डोंट लुक फॉर अदर डिसेबिलिटी फ्रॉम द मैरिज पर्सपेक्टिव. So people need to understand. तो compatibility should be there. That's a very important point. And अगर इस तरह की इंटीग्रेशन होती है तो वेडिंग से रिलेटेड एक बड़ी जो प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी सेक्टर में वो ओवरकम हो सकती है. करेक्ट. अमित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड नाउ 2-3 मिनट्स आई गिव यू. आप कुछ मुझसे रह गया है जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आप अपना मैसेज लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो आपके पास टाइम है. अगर कुछ मुझसे रह गया तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं. अगर आपका जो मैसेज है लिसनर्स को कन्वे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से. सर, मैं एक चीज करता हूँ कि मैं जो भी प्लेटफॉर्म में बात करता हूँ, मैं अपनी टीम को नहीं बोलता हूँ, अपने लोगों को नहीं बोलता हूँ. आज हमारे पास एक बहुत बड़ा छोटा सा टीम है जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है और जो बहुत बड़ा काम करती है. उसमें सुषमा शेनवी जी हैं, नलिनी यादव है, निधि गौसालिया है, सुमति हैं, बहुत सारे ये हमारे कुछ 3-4 कोर मेंबर्स हैं. उनके अंडर खुद टीम्स रहती हैं. ऋषिकेश बागड़े हैं हमारे, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो एबल्ड है, जिसने मुझे मेरे डिसेबिलिटी में बहुत साथ दिया. मेरा कुछ नहीं किया, मेरे साथ रह के बहुत बड़ा साथ दिया उसने. मिस्टर ऋषिकेश बागड़े. हमारा जो को फाउंडर ग्रुप है उसमें 5 डिसेबल्ड है, 2 एबल्ड है. हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो 4 साल से वर्क फ्रॉम होम था. लोग आज कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम जा रहा है. सर, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा जिसके बाद शायद 1 मिनट लगेगा. उसके बाद मैं, आपके पास टाइम है सर, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं. हमारे पास टाइम नहीं है टाइम की. जी, गो अहेड. तो इसमें कैसा है सर, जब मैं ये डिसेबिलिटी सेक्टर में घुसा और लोगों को जॉब्स देने की कोशिश कर रहा था, ये जो भी तरह से जॉब एक बहाना है सर. मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक सेक्टर में जाके उनका वेलबींग करूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा शिवा मुझे दे देता है जो देना है. ठीक है. तो मैंने ये नोटिस किया यार, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक ये था कि एक डिसेबल्ड बच्चा का दुश्मन बनता है. हमारे कम्युनिटी में ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हम ही एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं सर. हम एकजुट नहीं हैं. हमें अगर दुनिया के खिलाफ नहीं बोलूंगा, या दुनिया के साथ चलना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा. हमें एक डिसेबल हो के दूसरे डिसेबिलिटी को हेल्प करना ही पड़ेगा. फिर ही हम दुनिया के साथ चलने का सोच सकते हैं या चल सकते हैं. फिर ट्रस्ट में, अगर ये एक छोटा सा चेंज हो जाए कि हम किसी दूसरे डिसेबल्ड के बारे में सोचे, हर एक डिसेबल्ड इंसान एक दूसरे डिसेबल्ड को हेल्प करे या उसके बारे में सोचे, तो ये डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम दुनिया में रहेगा ही नहीं. मैं तो कहता हूँ सर कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचे कोई भी चीज में, तो आई थिंक, और ये बहुत बड़ी चीज है. आई मीन, पीपल गो टू चेंज द इकोसिस्टम एंड चेंज द वर्ल्ड थिंकिंग एंड टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस एंड दिस एंड दैट. आई वुड से दैट शिवा एक ही चीज सिखाता है, अपने अंदर देखो. अगर हर डिसेबल्ड इंसान अपने अंदर झांक के देखेगा तो वो जानेगा कि भगवान ने उसे बहुत स्पेशल बनाया है. और उसे वो अगर जो प्यार, जो कंपैशन, जो हार्डवर्क, जो उसके साथ दोनों भी सही हैं, उसके गुड क्वालिटीज दूसरों के साथ शेयर करेगा, तो ही कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फास्टर देन द रेगुलर स्टिपुलेटेड टाइम. That's all I would want to say. थैंक यू सो मच. अमित श्रीधर आज हमारे साथ बात कर रहे थे. विसान फाउंडेशन और गकाय सोल्यूशन और पालसा ट्रेनिंग ये रन करते हैं. तो आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो यू कैन गेट इन टच विद हिम. इफ योर फ्रेंड्स वांट सम वर्क, दे कैन गेट इन टच. दे आल्सो प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम. और साथ ही साथ इफ you know anybody in a CSR who can help their organization too, so you should come forward and help this organization because they're doing a great work. Thank you so much. अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ. तब तक दीजिए इजाजत. आप सुन रहे थे अपने दोस्त दानिश महाजन को. थैंक यू सो मच. रेडियो डाना प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच अमित भाई.